Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services। बच्चों, आज हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के बीच में जो कल आरएस प्री 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। ओके, और बच्चों ये जो डिस्कशन है आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल अलग, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे के सारे टॉपिक आपको अलग मिलेंगे और इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिन जिन बच्चों ने प्री दिया है और जो कट ऑफ आप लोग बीच में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चे अब प्री का कंटेंट रख दीजिए और आज ही से 2 दिन रेस्ट कीजिए। 2 दिन के बाद अपना मेंस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। मैं आप लोगों के बीच में हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हिस्ट्री का, और ये जो क्वेश्चन हिस्ट्री के जो पूछे गए बच्चों, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री दोनों से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं कि आप कह सकते हैं कि एकदम बैलेंस और संतुलित क्वेश्चन पूछे गए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कुमुदी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है बच्चों, ज्यादातर बच्चों में दो ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन था। एक था सेकंड तीजा मांझी का मंदिर, चौथा महामंदिर, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है तीजा मांझी का मंदिर। ओके गाइस, यानी कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड तीजा मांझी का मंदिर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वो जेल भी गई थी। पहला है अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी, किशोरी देवी। बच्चों इसका जो उत्तर है वो है 1 अंजना देवी चौधरी। ये वो महिला है, राम नारायण चौधरी की धर्म पत्नी है, जो कि राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती हैं। और इनके द्वारा इन महिला के द्वारा लगातार बिजौलिया किसान आंदोलन, गांधी जी के सत्याग्रह, 1932 के सविनय आंदोलन, इन सभी आंदोलन में इनके द्वारा भाग लिया गया था। ओके, इसके साथ साथ बच्चों देखिए ये थर्ड ऑप्शन रमा देवी है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रमा देवी उड़ीसा से संबंधित है और ये भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती है जिन्होंने गांधी जी के आंदोलनों में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, मे भी अगला क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? 1। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? पहला है अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए इन चारों में से वो कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो चलिए बच्चों देखते हैं। अनेकांतवाद, यस, जैन धर्म का ये प्रमुख सिद्धांत माना जाता है जिसके अनुसार विश्व में अनेक वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार किया गया। अनेकांतवाद यस। सर्वास्तिवाद गलत, शून्यवाद गलत। क्यों? क्योंकि ये दोनों किससे संबंधित है बच्चों? ये दोनों संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। स्यादवाद यस, अगेन ये भी जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। यानी कि दो ऑप्शन हो जाएंगे, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये किस में है? फर्स्ट एंड फोर्थ, सी 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड, 1 एंड 4। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, रिफॉर्म से। पहला है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा? केटी टैलन के द्वारा, वीरे सिंगलम के द्वारा, गोपालाचार्य के द्वारा, के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा। तो बच्चों सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर है हमारा 2, वीरेश लिंगम के द्वारा। वीरेश लिंगम के द्वारा, जिन्होंने
समाज सुधार में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए बहुत प्रयास किए थे और ये सफल भी रहे थे अपने कार्यों में। ओके, लेकिन आपको इसमें एक और आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि भारत में सर्वप्रथम 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था और इस अधिनियम को पारित करने में हमारे प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। मे बी पॉसिबल आगे किसी एग्जाम में आरएएस के द्वारा ही पूछा जा सकता है, आरबीएससी के द्वारा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बच्चों ये राजस्थान संस्कृति से है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी में अवस्थित है, यानी कि राजस्थान के किस नगर में, किस शहर में ये अकादमी अवस्थित है। पहला है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। बच्चों सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है 1, बीकानेर में ये अकादमी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो प्रश्न है ये पुस्तक और लेखक से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा ह्यूमन एरर जिन बच्चों ने किया होगा वो इसका नुकसान उठाएंगे। ह्यूमन एरर का मतलब है ये जो शब्द है नहीं, इस ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप एग्जाम दो आगे से भी इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो टेल जो वर्ड होता है नहीं वाला या सही सुमेलित है नहीं है, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो हमेशा प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा कीजिए। पहला है पुस्तक में नेह तरंग समाई प्रताप सिंह, ये गलत है, हमारा उत्तर यही मिल जाता है ए। ध्यान रखिएगा नेह तरंग समाई प्रताप सिंह के द्वारा नहीं बल्कि बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई थी। आगे और भी देखते हैं, नागदमन सयाजी सही है, रणबल छंद श्रीधर व्यास सही है, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह सही है, यानी कि ए, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 1। यानी ध्यान रखिएगा नेह तरंग जो पुस्तक है सवाई प्रताप सिंह ने नहीं बल्कि बुद्ध सिंह के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न समाचार पत्र से संबंधित है। समाचार पत्र मलहुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था। पहला है अजमेर 1840, उदयपुर 1879, भरतपुर 1849, जयपुर 1856। बच्चों ये भी पूरा का पूरा एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 1849 में भरतपुर से इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची को सुमेलित करना है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें ये प्रमुख युद्ध हैं और किस ईयर में ये युद्ध हुए थे उनको हम लोग मैच करना है। पहला है गांगदेन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध, साहिबा का युद्ध। सूची 2 में है 1519, 1544, 1437, 1541, 42। तो बच्चे गांगदेन का युद्ध हुआ था आपके 1519 में, सारंगपुर का हुआ था 1437 में, सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, साहिबा का युद्ध हुआ 1541 में। यानी कि ए का 1 बी 4 आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 डी का 4। ए का 1, बी का 3, सॉरी ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये राजस्थान के कल्चर से संबंधित है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। एक हाथ में, दूसरा कान में, तीसरा कटी में, चौथा नाक में। बच्चों ये कान से संबंधित है और मैंने आपको कुछ इसका उदाहरण भी दिए। हो सकता है कि इस बार टोटी के अलावा किसी और के बारे में पूछा जाए कि ये आभूषण किससे संबंधित है। तो कान से संबंधित आप सारा समझ सकते हैं, ये देखिएगा ओगनिया, झुमका, बाली, बलनी, ये सब किससे संबंधित है, कान से संबंधित है। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है
सूफी संतों से, भक्ति आंदोलन से, कि बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ है? राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, राजस्थान संस्कृति से, भक्ति आंदोलन से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न रहता है। यानी कि देखिएगा, राजस्थान के आप अगर पिछले पेपर्स को आप देखोगे तो पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इस साल का जो पेपर है एक तरह कह सकते हैं संतुलित और बैलेंस पेपर है ये। ओके, तो इसका उत्तर जाएगा 2। ये सभी लोग दादू पंथ से संबंधित माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न संबंधित है बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? यानी कि बयाना जो भरतपुर के पास स्थित है, यहाँ एक दुर्ग है और इस दुर्ग में एक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये की गई थी गुप्त काल में। किसके द्वारा की गई थी? समुद्रगुप्त के द्वारा। ओके, जैसे आगे चल करके राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार गुप्त काल में किसने किया था? समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त पहले है, राणा कुंभा बाद में है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? बच्चों ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं राजस्थान की कल्चर की रीति रिवाज की एक अच्छी प्रथा है की। इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखिए, दुल्हन के परिवार के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलने की एकादशी पूजा। बच्चों इसका उत्तर है 3। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल जब भेजा जाता है उस प्रथा को आड़ो कहते हैं। ओके, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये भी सूची से संबंधित है। मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये तीर्थंकर है और ये उनके संज्ञान यानी कि प्रतीक चिन्ह। यानी कि ये जो तीर्थंकर है बच्चों, जानिए कि तीर्थंकर किससे संबंधित थे? जैन धर्म से। ओके, और जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर की परंपरा है? 24, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। और ये जो प्रश्न है ये बताना पूछना चाह रहा है कि जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। जैसे कि पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, आदिनाथ महावीर स्वामी इनका सिंह है, आदिनाथ का है वृषभ, शांतिनाथ का है हिरण। चलिए मैच करते हैं। ए का है 3, ए का है 3। चलिए एक से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको एक भी पता है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ए का 3 यानी कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, आदिनाथ का है वृषभ, महावीर स्वामी का है सिंह और शांतिनाथ का है हिरण। ओके, यानी अगर आपको एक भी पता है, देखिए मैच द फॉलोइंग में मैं ये देख रहा हूँ सारे प्रश्नों में कि इतिहास में अगर आपको एक भी पता है, एक भी ऑप्शन आपको ज्ञात है तो आपका उत्तर निकल आएगा। ओके, यानी कि अगर आपको या महावीर स्वामी का भी पता है सिंह या पार्श्वनाथ का पता है सर तो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर बच्चों? और ध्यान रखिएगा ये जो पार्श्वनाथ है ये बनारस से संबंधित थे और ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। क्लियर? 24वें कौन है? महावीर स्वामी। ओके, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा ताम्रपाषाण से संबंधित है। आहट सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन कीजिए, निम्न कथन की चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है आहट सभ्यता ये किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। चलिए कथन देखते हैं। पहला है आहटवासी तांबा गलाना जानते थे। यस, क्योंकि सभ्यता किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण से। और ताम्रपाषाण किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानव ने पाषाण के उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना आरंभ किया था। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट भी है कि विश्व में मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। क्लियर बच्चों? सेकंड, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गलत, ये गलत है। ध्यान रखिएगा ये ताम्रपाषाण यानी कि आहट सभ्यता के जो लोग थे, आहट सभ्यता कहां पर है? राजस्थान में।
तो ये लोग चावल से परिचित थे, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तीसरा, धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, एकदम सही है। डी है, यहां से काले लाल रंग निर्माण बिल जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमने क्या लिखा था, बी गलत है, तो सही क्या है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, यानी कि ए सी डी। आपका उत्तर हो जाएगा 2। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 2। ओके, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहां वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। ध्यान रखिएगा, ये भी एकदम तथ्य आधारित प्रश्न है, फैक्चुअल है। इसका उत्तर है अजमेर। कहां पर स्थापित किया गया, ये अजमेर में स्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगेन सूची से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है, ये बच्चों वैदिक काल से संबंधित है। प्राचीन भारत का प्रश्न है, व्रीहि, मुदग, यव, इक्षु, यानी कि जो अनाज है, ये जो सामने आपको सूची 2 है, गन्ना, चावल, मूंग और जौ, इनको प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? अगर आपको बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपको इनमें से एक भी पता है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बार के पेपर में आपको अगर मैच द फॉलोइंग में एक भी पता है तो आपका आंसर निकल आएगा। जैसे कि व्रीहि किसको कहते थे, चावल को, मुदग मूंग को कहते थे, यव जौ को कहा जाता था, इक्षु गन्ना को कहते थे, यानी कि ए का है 2, ए का 2 देखिए आंसर निकला है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। यानी कि अगर आपको फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं, इस पेपर में अगर आपको एक भी फैक्ट पता है तो आपका मैच द फॉलोइंग आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है? इस तरीके से ऑप्शन दिए गए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने इस नहीं शब्द को नहीं देखा होगा 100% वो गलत कर दिया है। नहीं का ध्यान रखिएगा। पहला है ए 1 है, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है, एकदम सही बात है। दूसरा, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी सही बात है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वे जसपुर क्षेत्र, ये गलत है। वो किस स्थान से संबंधित है? वो संबंधित है बाड़मेर से। और आपको मैं इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा केबीसी जैसे प्रोग्राम को देखता है तो केबीसी में इन रूमा देवी को बुलाया गया था और उनको सम्मानित भी किया था, और अमिताभ बच्चन बड़े ही इंप्रेस हुए थे इनकी व्यक्तित्व से। ओके, यानी कि केबीसी देखना भी कभी कभी फायदेमंद रहता है। एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, कहां से संबंधित है ये? बाड़मेर से। चलिए अगला प्रश्न है, अगेन आधुनिक भारत से, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में प्रयास में इन्होंने गोली खाई थी। यह घटना किस स्थान की है? तो सबसे पहले स्थान का ऑप्शन देख लेते हैं। 1 है कोल्हापुर, 2 है गोपुर, 3 है मिदनापुर, 4था है सोनीपुर। सबसे पहले समझते हैं ये जो महीना है ये किस स्थान से संबंधित है। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये असम से संबंधित है, और ये किस स्थान से संबंधित है? ये गोपुर से संबंधित है। इनका जन्म भी यही हुआ था और इन्होंने इसी स्थान पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया था, और इनको इतिहास में बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इतिहास में इनको बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, गोपुर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन पहली बार राजस्थान में उसी को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक ही अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। इससे पहले जो प्रश्न देखते हैं उसमें क्या हो रहा था, ज्यादातर प्रश्नों में एक फैक्चुअल है, सीधा सीधा पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें 3 कथन दिए गए हैं जो कि यूपीएससी का पैटर्न है, और ये अच्छी बात है।
राजस्थान के बच्चों के लिए ये अच्छी बात है, ताकि वो यूपीएससी के लेवल को भी टच कर पाएंगे आराम से। चलिए, पहला कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय अमुक माल्य ग्रंथ की रचना की थी। एकदम सही है, क्योंकि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को संस्कृत व्यक्तित्व का शासक भी माना जाता है, और इन्होंने इनकी संस्कृत भाषा में उन्होंने इसकी रचना की थी। पहला सही है। दूसरा, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, इतिहास में कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, यवन राज्य, अभिनव भोज कई नामों से पुकारा जाता है, और ये इतने शक्तिशाली शासक माने जाते हैं कि जब मुगल शासक बाबर भारत आया तो उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को एक प्रसिद्ध शक्तिशाली हिंदू शासक भी बताया है। ओके, तो दूसरा भी सही। तीसरा, उनके दरबार को अलसनी पेना राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल। ये गलत है। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज नाम के कवि थे, लेकिन किस भाषा के थे? तेलुगु। तो थर्ड गलत है, यानी कि तीसरा कथन गलत है। 1 और 2 सही है, कूट दे लेते हैं। कथन 1 सही है, गलत हो जाएगा। कथन 2 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। यस, करेक्ट, क्योंकि तीनों कथन तो सही नहीं है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये मौर्य काल से यानी कि कला से संबंधित है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यश नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? बेसनगर, झींकनगरा, परखम, नोग्राम। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये परखम से प्राप्त होती है। कहां से? परखम। परखम कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वहां पर एक स्थान है परखम, वहां से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। किस काल की है? मौर्य काल की। यक्ष की मूर्ति है, देखिए सेम इस टाइप से मिली है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगेन सूचियों का प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें पहली सूची में त्योहार है और उनकी उत्सव की तिथि और माह कब माना जाता है। ए है बूंदी की काजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर। चलिए देखिए, बूंदी की काजली तीज कब होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। होली फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में। गणगौर चैत्र माह में, यानी कि सेम है। 1 2 3 एंड 4। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 4 बी, सेकंड वाला। चलिए, सेकंड वाला आंसर सही है। ओके गाइस, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई थी? 1 है 1911 मेघनाथ साहा, 1930 जेसी बोस, 1917 प्रफुल्ल चंद्र राय, 1909 जमशेदजी टाटा। इसका उत्तर 4 है। ध्यान रखिएगा, जमशेदजी टाटा के द्वारा इस वैज्ञानिक प्रगति में बहुत सहयोग किया गया था, और वर्तमान में लगातार टाटा ग्रुप के द्वारा सहयोग भी लगातार किया जा रहा है। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगेन किसी संस्थान से संबंधित है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब किया गया था? पहला है चेन्नई 1948, दूसरा कराईकुंडी 1953, तीसरा शिवगंगा 1953, चौथा लखनऊ 1951। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो संस्थान है ये संस्थान तमिलनाडु के कराकुडी नामक स्थान पर स्थित है, और सबसे पहले इसका फाउंडेशन कब किया गया था? 1948 में। लेकिन 1953 इसलिए सही है क्योंकि ये सबसे पहले अस्तित्व में कब आया, यानी कि कार्यभार इसमें कब स्टार्ट किया गया था? 1953 में। ध्यान रखिएगा, 1948 में इसकी स्थापना यानी कि इसको फाउंडेड किया गया था, लेकिन इसके कार्य कब करना आरंभ किया? 1953 में। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2, कराईकुडी 1953 तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आपका,
अगेन मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। सूची 1 में ये आपके आंदोलन यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। पहला है हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर। और इन सभी केसेस से कौन कौन व्यक्ति यानी कि क्रांतिकारी व्यक्ति संबंधित थे, इसका हमको उत्तर जानना है। सबसे पहले देखिए, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में है, लाहौर 1929 में है, दिल्ली 1912 में है, अलीपुर 1907-1908 में है। दिल्ली षड्यंत्र तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था। अब देखते हैं किसने इन इस केस से कौन कौन संबंधित है। तो पहला हावड़ा से संबंध, पहले एक देखते हैं राजगुरु। राजगुरु किससे संबंधित है? लाहौर केस से। बी से 4 उत्तर निकल रहा है, बी से 4 यस, उत्तर 4। देखिए मैंने आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको अगर एक ही पता है, बी लाहौर किससे संबंधित है? राजगुरु से। तो ए किससे संबंधित है? 3 जतिननाथ मुखर्जी से। दिल्ली किससे संबंधित है? मास्टर अमित चंद से। अलीपुर किससे संबंधित है? अरविंद घोष से। मणिकतुल्ला केस वाला जो है। ओके, यानी कि हमारा उत्तर क्या निकलेगा? 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है धौलावीरा से। बच्चों ये जो प्रश्न है देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री से करंट अफेयर नहीं आता। नहीं आता है। आप लगातार न्यूज़पेपर में जब पढ़ाई करोगे तो आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे स्टैटिक वाले, जैसे ये वाला है। जैसे धौलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल माना जाता है, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है ये? इसलिए क्योंकि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अभी हाल ही में यूनेस्को जो विश्व की संस्था है, इसने इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। इसीलिए आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया। और इस धौलावीरा की विशेषता क्या है? कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल भी माना जाता है। इसके साथ साथ इसकी खास विशेषता है, हड़प्पा के जितने भी नगर हैं वो कितने भागों में डिवाइड होते हैं? 2 भागों में। किन किन में? पश्चिम और पूर्व। लेकिन एकमात्र एक ऐसा स्थल है, पश्चिम और पूर्व में एकमात्र एक ऐसा स्थल है, इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं कि जो कि 3 भागों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित होता है, पूर्व और पश्चिम में। लेकिन ये जो धौलावीरा नामक स्थल है गुजरात का, रण कच्छ में, ये 3 भागों में डिवाइड इसको किया गया है। और यहाँ से एक स्टेडियम भी मिला है, यहाँ से जलाशय का प्रमाण भी मिला है। और आपको बता दूं, ये धौलावीरा यूपीएससी में भी पूछा गया था। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको स्टडी भी करना है, पेपर देना है आगे से, तो जो यूपीएससी के पेपर्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत आप अध्ययन किया कीजिए, यूपी के भी क्या कीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखिए इस बार की यूपीएससी के प्री में धौलावीरा से प्रश्न पूछा गया था और यहाँ भी धौलावीरा संबंधित एक प्रश्न आ गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तैयारी के दौरान को क्या याद रखना है कि आसपास के जो पीसेस होते हैं यूपीएससी को तो फॉलो करना है, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो स्टेट पीएससी होती है वो भी रिपीट करते हैं। ओके, जो बच्चे नई तैयारी करना स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर आईएएस की तैयारी करना है तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, आपको सेशन कैसा लगा बताइएगा। और प्लस ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके जो जानकार हैं, वो इसका फायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।